हारीबाजी को जीतना जिसे आता है वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कहलाता है। आपकी प्रशंसा किसी अंदाज में आपको जानते हैं। एक बार फिर से चुनाव सिर पर है और पिछले अगर 20 सालों को हम देखें तो ज्यादातर आपका शासन हुआ है और मध्य प्रदेश में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी आपने अपने नाम कर लिया है और इस रिकॉर्ड को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पर। आपको। और सुबह सुबह मैंने देखा आपने पहले मीटिंग की है लंबी चौड़ी अपने ऑफिस में और अब प्लांटेशन के लिए यहां पर आ गए वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम। क्या है जेहन में, क्योंकि इस पूरे हिस्से में जो बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं आपके लोगों ने मुझे बताया कि ये आपके ओर से ही लगाया गया है। देखिए, वृक्षारोपण धरती को भावी पीढ़ियों के रहने लायक बना रहने देने का एक अभियान है जी। और वो भाषण से नहीं होता। अगर आप स्वयं करते हैं तो लोगों को प्रेरित करते हैं। ये छोटी सी बेटी जन्मदिन है, मेरे साथ पेड़ लगाने आई जी। मैंने आह्वान किया कि भाई रोज मत लगाओ, जन्मदिन के दिन लगाओ, मैरिज एनिवर्सरी पे लगाओ, माता पिताजी की पुण्य स्मृति में लगाओ। तो आप उधर चारों तरफ पेड़ अगर देखेंगे तो ये सब हमारे साथ लगाए हुए पेड़ हैं और इससे समाज को प्रेरणा मिलती है कि केवल भाषण नहीं देते, स्वयं भी लगाते हैं। मेरी जिंदगी का अभिन्न अंग है। पेड़ की छांव में तो आपको पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। आप लोगों ने यहाँ पर अच्छा प्लांटेशन भी किया है। जनता का आशीर्वाद इस बार मिलेगा नहीं मिलेगा, यह मेरा सवाल होगा। यहाँ से तमाम चुनावी कार्यक्रम में भी आपको जाना है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कौन कौन से कामकाज शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं जिसके बल पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जनता आपको चुने। 18 साल में मध्य प्रदेश बदल गया है। कांग्रेस की जब सरकार 2003 तक थी तो मध्य प्रदेश में टूटी फूटी गड्ढों में सड़क में गड्ढे ऐसी 60,000 किलोमीटर सड़कें थी। आज शानदार 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कों का जाल मध्य प्रदेश की धरती पर है जी। सिंचाई नाम मात्र की थी। 47 लाख हेक्टेयर जमीन में हमने सिंचाई की व्यवस्था की है और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ 18+ लगातार कई बार रही है और कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश ने लगातार यूपीए की सरकार में भी जीते हैं और लगातार वो अभियान जारी है। बिजली का उत्पादन 2900 मेगावाट था, आज 29,000 मेगावाट बिजली उत्पादित कर रहे हैं और 38,000 के उत्पादन पर हमारा काम चल रहा है। सिंचाई की नई नई परियोजनाएं बन रही है। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो सीएम राइज स्कूल, मेडिकल कॉलेजेज, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारे बने हैं। निवेश मध्य प्रदेश में लगातार आ रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त विकास हुआ है। घर घर पीने का पानी पहुंच रहा है और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं समाज के हर वर्ग के लिए। अब महिला सशक्तिकरण में तो एक नया इतिहास मध्य प्रदेश ने रचा है। चाहे 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में वो सबसे पहले हमने दिया। 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने की। फिर 50% शिक्षकों में भर्ती। अब ओवरऑल 35% भर्ती हम बेटियों की करते हैं शासकीय सेवाओं में। और अब लाडली बहना जैसी योजना है बिल्कुल जिसने चमत्कार किया है। तो महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय मध्य प्रदेश में रचा गया है। बेटे बेटियों की पढ़ाई चिंता, उनके रोजगार की चिंता, किसानों को किसान सम्मान निधि से लेकर सिंचाई तक और फसलों के ठीक दाम देने का अभियान चला है और गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हैं। इसके पहले कि हम लोग गाड़ी में बैठकर अलग अलग हिस्सों में आपके साथ चल के देखें कि किस तरह से चुनाव प्रचार आपका चल रहा है। पांव भैया के तौर पर 2005 में जब पहली बार आप मुख्यमंत्री बने आपने अपनी पहचान बनाई और अब मामा के तौर पर शिवराज सिंह चौहान जाने जाते हैं। लाडली बहन योजना के जरिए महिलाओं को लुभाने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। दो ऐसी बातें जिसके जरिए आपको लगता है कि महिलाओं का वोट सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को इस बार मिलने वाला है, वो कॉन्फिडेंस क्या है? तो मैं महिला सशक्तिकरण को वोट से नहीं जोड़ता। मैं ये मानता हूँ कि माँ, बहन और बेटी ये आधी आबादी है। आधी आबादी को पूरा न्याय मिलना चाहिए। ठीक है। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, चाहे कन्यादान योजना बनाई, वो सब वोट को देख के नहीं बनाई। वो तो सेक्स रेशियो चिंतित करने वाला था। बेटे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बेटियां कम पैदा हो रही है, बेटियां कोख में मारी जा रही है, बेटी बोझ है। उसको बदलने के लिए हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी। आज 40 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर हैं। उनमें से कई तो अब कॉलेजेज में भी पहुंच गई हैं। तो बेटी और बहन हमारे लिए वोट नहीं है, श्रद्धा का विषय है। उनको न्याय देना हमारा कर्तव्य है। दुर्गा सप्तशती में देवताओं ने देवी जी की वंदना करते हुए कहा कि माँ, जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो तेरी ही मूर्तियां हैं। तो मैं जितनी स्त्रियां, बहन और बेटियां हैं उनको देवी की मूर्ति ही मानता हूँ
और मैं तो पैर धोता हूँ। जी, मुझे बिल्कुल। कोई हमने उसमें- देखी हैं तस्वीरें। उसमें आनंद का अनुभव होता है और समाज में ये भाव पैदा करना चाहता हूँ कि माँ, बहन और बेटी के सम्मान के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है मुख्यमंत्री जी, हम साथ में चलेंगे। आपका चुनावी कैंपेन किस तरह से जारी रहेगा और उसको आज दिन भर कवर करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ इस वक्त हम गाड़ी में आ चुके हैं और लाडली बहन योजना को लेकर लगातार हमारी बातचीत हो रही है। मैंने देखा है महिलाओं के बीच जाकर आपका एक भावनात्मक कनेक्ट भी सामने आता है, उनके साथ एक रिश्ता है और अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें। आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था जब बुंदी में जाकर आपने महिलाओं के बीच पूछा था कि क्या मैं चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं, और एक जगह आपने कहा था कि जब मैं चला जाऊंगा तो आपका भैया बहुत याद आएगा। तो इस तरह की इमोशनल बातें आपने क्यों की? बहुत वो वीडियो वायरल हुआ था, विपक्षी दल उस पर चुटकी भी ले रहे थे आपकी। देखिए, मेरा बहनों से दिलों का रिश्ता है, आत्मीय रिश्ता है और मैं हृदय से उनकी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। जब आपके हृदय में किसी के लिए आदर होता है तो उसके मन में भी सेम वैसा ही, ये साइंटिफिक है, बिल्कुल वैसा ही भाव पैदा करता है। आप अच्छा सोचते हैं तो सामने भी अच्छा सोचेगा। तो पूरे प्रदेश में बहन और बेटियां ये जानती है कि मेरे मन में उनके लिए सच्चा आदर का भाव है, जी, स्नेह है और उनकी जिंदगी बदलने के लिए मैंने गंभीरता से प्रयास किए हैं। तो हम तो भाई बहन एक हैं, बिल्कुल दूसरा कोई संबंध ही नहीं है। बहनें आती मेरे सिर पे हाथ रखती है, मेरा माथा चूमती है, गले से आके लग जाती है। ये दुर्लभ होता। पैसे देती है मुझे, आपको पैसे भी मिलते हैं अभी महिलाओं की ओर से अभी पैसे देके गई आप कि आप चुनाव लड़िए इन चुनाव पैसों लड़ने के से। लिए पैसे। अच्छा। ये अंगूठी जो मैंने पहनी है, जी। एक फूल वाली बहन प्रेम भाई उसने दी मुझे, मैंने बहुत मना किया उससे। अच्छा। उसने कहा मैं तो दूंगी, रोने लगी, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। हाँ। फूल बेचती है वो। अच्छा। तो ये जो रिश्ता है जी, वो तो हृदय का रिश्ता है। ये रिश्ता तो आपने जोड़ लिया है, लेकिन जब चुनाव की बात होती है तो पूछा जाता है कि महिलाएं वोट करेंगी क्या, क्योंकि उधर कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी की ओर से भी लगातार महिलाओं को लुभाने के लिए एक के बाद एक तमाम दांव चले जा रहे हैं। देखिए, दाव कोई नहीं चलता तब तक जब तक आप कुछ करें ना। हमने अपनी बहनों और बेटियों के लिए काम किया है। 40 लाख लाडली लक्ष्मी, 53 लाख बहनें SHG की सदस्य हैं जी। उनमें से 15 लाख लखपति बन गई है। ऐसा नहीं कि हम ऐसी हवा में बात कर रहे। लखपति का मतलब ये है कि वो साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने लगी है, जो मजदूरी करती है। मतलब 10,000 रुपया से ज्यादा उनकी आय हो गई है। उनकी जिंदगी बदल रही है। वो अब खुली हवा में सांस ले रही है, वो आगे बढ़ रही है। तो ये जो आप करते हैं उसका भाव अलग होता है और आप कहते रहें कि हम ये करेंगे, वो अलग होता है। ठीक है, ये अलग अलग हिस्सों से भोपाल के होते हुए हम जा रहे हैं चुनाव कैंपेनिंग में। सड़कों का भी जाल बिछाने का आपकी ओर से काम किया गया है पूरे मध्य प्रदेश में। 2003 में जब बीजेपी सत्ता में आई तब से लेकर आज तक और उसके पहले किस तरह का अंतर आप बताएंगे कि कांग्रेस के शासन में और बीजेपी के शासन में किस तरह का अंतर रहा है और क्या आपने बड़ी कामयाबियां दर्ज की हैं? कांग्रेस के जमाने में गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था पता नहीं चलता था। आना जाना मुश्किल था। जाने में 100 किलोमीटर में 5-5, 6-6 घंटे लगते थे। और अब शानदार हाईवे चारों तरफ बने हुए हैं। आप देखेंगे गांव में भी जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सड़क, बिजली, पानी, मध्य प्रदेश में जाल बिछ गया। निवेश, विकास के बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं सब पे हमने काम किया है। सारे पैरामीटर्स पे। चलिए आगे हिस्सों में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी के दावे में कितना दम है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। एक बार फिर से लाडली बहन योजना में आती हूँ, क्योंकि वो सबसे प्रमुख है और जगह जगह बड़ी बड़ी उसके होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं। 10 तारीख को उसकी 6वीं किश्त आने जा रही है। एक दिन के बाद दीपावली है और 5-6 दिन के बाद फिर वोटिंग करने के लिए जनता जाएगी। तो तारीख भी आपने बड़ा चुन के रखा है। नहीं, तारीख तो हमने ये तय किया कि असमंजस ना रहे, पैसे कब मिलेंगे, तो एक तिथि हमको निश्चित करनी थी। जी। सरकार जब कोई पैसा देती है तो पहली तारीख के बाद थोड़ा गैप होना चाहिए ताकि आसानी से पैसा पहुंचाया जा सके। इसलिए हमको ध्यान आया कि पहले हफ्ते व्यवस्थाएं हो जाती है सारी, तो 10 तारीख ठीक रहेगी। तो बहनों को भी ये पता चलेगा कि इस तारीख को हमारे खाते में पैसा आने वाला है, तो आश्वस्त रहेंगी और भविष्य की प्लानिंग ठीक कर पाएंगे। अगर आप तारीख तय नहीं करते तो कभी किसी तारीख को दे रहे हैं, कभी किसी तारीख को दे रहे हैं, देर हो गई, जल्दी हो गई। जी। हमने तय किया था कि जैसे शासकीय कर्मचारियों को मिलती वैसे ही बहनों को भी मिल जाएगी, इसलिए 10 तारीख फिक्स की। ठीक है, आपके विरोधियों के बड़े सारे आरोप हैं, उस पर मैं सवाल लूंगी, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहती हूँ, ये बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा का टिकट देकर चुनावी मैदान में क्यों उतारा? भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता है, योग्य कार्यकर्ता है। ये रणनीति
भारतीय जनता पार्टी ये है कि सारे हमारे प्रमुख नेता चुनाव लड़े, इसलिए केंद्रीय मंत्री गण भी, उनका अपना असर और प्रभाव है, उनका अपना व्यक्तित्व है, उनका अपना समर्थन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया सब प्रमुख लोग लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये चुनाव हार रहे थे, बड़े बड़े लोगों को आकर दांव आजमा लें, कहीं कामयाबी नहीं मिलने वाली है, और आपके लिए मुश्किल करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की ओर से क्या ये फैसला ले लिया गया? मैं भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता नहीं हूं कि हम किसी चीज के लिए काम करते हों। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है जी। हमारा मिशन है एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, शक्तिशाली, समृद्ध भारत का निर्माण, और उसके लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण जी। तो हमारा कुल मिला के लक्ष्य कुर्सी नहीं है, लक्ष्य है उस बड़े मिशन की पूर्ति के हम ठीक उपकरण बने, हम ठीक हथियार बने उस मिशन को प्राप्त करने की, इसलिए हम काम करते हैं। और हमारा मिशन, हमारी पार्टी ये तय करती है कि किसको कहाँ काम करना है, जिसको जहाँ काम दिया जाएगा वो वहाँ काम करेगा जी। व्यक्तिगत इच्छा और महत्वाकांक्षा जब आप बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो वो गौड़ हो जाती है, उसका कोई स्थान नहीं। आपकी सहमति थी कि बड़े नेताओं को भी चुनाव में उतारा जाए? बिल्कुल, जो कुछ हुआ है हमने चर्चा करके किया है। ठीक है। उधर कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल दागे जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा, आप इतने साल मुख्यमंत्री यहां पर रहे, बतौर मुख्यमंत्री बीजेपी आगे नहीं कर रही है, और आपका जो जादू था मध्य प्रदेश में वो खत्म हो गया है। अच्छा, मेरा जादू खत्म हो गया तो सुबह शाम उठते बैठते मीटिंग में, सभाओं में, ट्वीट में केवल शिवराज सिंह चौहान क्यों रहता है? अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के यहाँ के मध्य प्रदेश के मित्रों की सुबह शिवराज से शुरू होती है, शाम शिवराज से खत्म होती है जी। रात को सपने में भी शिवराज आता है, कई बार तो वो मेरा श्राद्ध भी कर देते हैं, तो मैं ही क्यों दिखता हूँ उनको? मतलब आपका जादू बना हुआ है, इस वजह से उनके सपने में जाकर फिर आप क्या करते हैं? उनको डराने का काम करते हैं? सपने में भी मैं ही जगाता हूँ उनको सपने से। ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जी, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर, महंगाई, रोजगार का भी बड़ा मुद्दा है, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन एक चर्चा जो बहुत ज्यादा चल रही है, कैलाश विजयवर्गीय की ओर से कल कहा गया कि हमास और फिलिस्तीन के वीडियोज वायरल करके कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है। या तो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, और इसलिए कैलाश जी ने जो कहा उन्होंने ठीक कहा कि भारत में चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पे आप चुनाव लड़ो। आपने क्या विकास किया इस पे? कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, उनके पास कुछ है नहीं, और इसलिए ऐसे मुद्दे लेके आती है। आपको लग रहा है कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस? हमेशा की है, आज से नहीं, हमेशा से कांग्रेस ने इसी तरह की राजनीति की। कांग्रेस पार्टी के एक विधायक की जनसभा में वहां पर फिलिस्तीन में जो लोग मारे गए उनके लिए मौन रखा गया, और फिर कहा गया कि वहां पर जो लोग मारे जा रहे हैं उसको लेकर अपनी बातें भी व्यक्त की। यही तो तुष्टीकरण कर रही है कांग्रेस, तो इसके जरिए वोट करने, बटोरने की पॉलिटिक्स भी तो है। देखिए, वोट तो यहाँ के काम के आधार पर मिलेंगे, ये करने का कोई फायदा नहीं। लोग यहाँ क्या किया है उस पर वोट देंगे। अच्छा, इन बातों पर लोग नहीं जाएंगे? कोई सवाल नहीं, इन बातों पर नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार ओबीसी का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। आप खुद ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश का, तो ये ओबीसी को लुभाने की जो चाल चली जा रही है या कोशिशें की जा रही हैं, उसमें किसको मिलेगी कामयाबी? भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के लिए बहुत काम किया है, चाहे संवैधानिक आयोग का दर्जा प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने दिया है ओबीसी को। मध्य प्रदेश में भी ओबीसी सहित समाज के सभी वर्गों के लिए काम हुआ है, इसलिए जब और कुछ नहीं मिलता तो इस तरह की राजनीति करने की कोशिश होती है। तो ओबीसी से कोई फायदा उधर नहीं मिलने वाला है? ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और कांग्रेस किस मुंह से ओबीसी की बात करती है? हमारे तो 3 लगातार मुख्यमंत्री अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ग से दिया। हम ये मानते नहीं है, लेकिन ऐसा कांग्रेस ने कब किया? उनने तो सुभाष यादव जी को कभी मुख्यमंत्री बनने ही नहीं दिया। जी, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, शिवराज सिंह चौहान में वो कौन सा जादू है? 2003 में बीजेपी सत्ता में आती है, पहले उमा भारती, उसके बाद बाबूलाल गौर। 2005 में आपकी इसी नवंबर में ताजपोशी की जाती है, 29 नवंबर को जब आपके पहले के मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है। तब से लेकर आज तक बीते 1.5 सालों को, कमलनाथ जी के शासन को छोड़ दें,
तो लगातार आप सीएम की कुर्सी पर बने हुए हैं, तमाम अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स हर जगह होती है, आपको भी उसका सामना करना पड़ा, कई सवाल भी आपको लेकर पूछे गए, उसको कैसे हैंडल कर लेते हैं शिवराज सिंह चौहान? 5 बार आप सांसद रहे, 5 बार से लगातार बुधनी के विधानसभा विधायक भी आप वहां से रहे हैं, जीत रहे हैं, क्या जादू है शिवराज सिंह चौहान में? मैं तो केवल काम करता हूँ। दिन में 18 से लेकर 20 घंटे तक मैं काम करता हूँ। हृदय में जनता के प्रति सच्चा प्रेम कह लीजिए, या मैं मानता हूँ कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, इस भाव से काम करते हैं। मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसी में रहने वाली जनता मेरी भगवान है और जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। जब आप इस भाव से काम करते हैं तो लोग आपको प्रेम करते हैं, आप दूसरों को प्रेम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं तो लोग आपको स्नेह करते हैं। तो ये तो सच्चे हृदय से काम करना, एक तरफ लेके काम करना, रोड मैप बनाना, प्रदेश के विकास का, जन कल्याण का, उस पर ठीक से चलना और परिणाम प्राप्त करना। आप यहाँ का सबसे पॉपुलर बीजेपी का चेहरा हैं, उसके बावजूद इस बार के चुनाव में बीजेपी आपके चेहरे को उस तरह से आगे क्यों नहीं कर रही है? केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व की ओर से इस तरह का एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के मन में है, दुनिया के मन में है, प्रदेश के मन में है। प्रधानमंत्री जी हम सबका चेहरा है। मैं मुख्यमंत्री के नाते काम कर ही रहा हूँ। जी ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। सागर जिले की देवरी विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले जा रहे हैं जनसभा को संबोधित करने। हेलीकॉप्टर में मेरी मौजूदगी है और कामकाज में लगातार आप व्यस्त हैं, तो हेलीकॉप्टर में बैठकर आप पूरा प्लान तैयार करते हैं कि आगे कहां पर क्या जाकर बोलना है और कैसे किन किन लोगों से मुलाकात करनी है। निश्चित तौर पर जो करना है नीचे जाके, उसकी डिटेल प्लानिंग पहले से एडवांस में कर लेते हैं, वो जरूरी भी है। तो फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर से इस तरह से हम जा रहे हैं अलग अलग कैंपेनिंग में। एक और सवाल जो अभी जेहन में आ रहा है, एक वीडियो जिस पर आप लोगों ने बड़ा चुटकी लिया था, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने एक सभा में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? कांग्रेस अजब गजब हो गई है। दिल्ली में सोनिया जी की कांग्रेस, खड़गे जी की कांग्रेस, या भाई बहन की कांग्रेस, लेकिन यहाँ तो हो गई है बाप बेटों की कांग्रेस। दोनों पिता अपने पुत्रों को स्थापित करने में लगे हुए हैं और टिकट वितरण में ये आश्चर्य है कि पुत्र टिकट क्या अनाउंस कर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी ने अधिकृत रूप से नहीं, एक पुत्र ने छिंदवाड़ा में जिले के कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। टिकट गलत अनाउंस हुए तो कुछ कहा सुनी हुई, मारा पीटी हुई, गदर हुआ, और जब कमलनाथ से लोग कहने आए टिकट गलत है तो उन्होंने कहा कि कपड़े फाड़ना तो दिग्विजय के फाड़ो, और जयवर्धन जी का भी नाम ले दिया। अब एक तो इतना साहस नहीं कि जिम्मेदारी खुद लें, दूसरे के कपड़े फड़वाने की बात करते हैं। दूसरे कटुता, ऊपर से कितनी भी जय बीरू की जोड़ी बनने की कोशिश करे, लेकिन अंदर खाइया और कटुता है। उसको पार्टली हमने ये दिखाने के लिए वो वाले कहें कि हम साथ साथ हैं, लेकिन कांग्रेस में वर्चस्व किसका रहे, इसकी लड़ाई लगातार जारी है। तो कांग्रेस में ये जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उसमें तो आप अपना फायदा देख रहे होंगे? हम तो अपने काम के आधार पर लड़ रहे हैं। दूसरी पार्टी क्या कर रही है इसमें हमारी रुचि नहीं है। हम जनता के बीच अपने काम के आधार पर ही जाए। उधर नकुलनाथ जी की ओर से तो ये कह दिया गया कि कमलनाथ जी 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मन के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, कुछ नहीं मिल रहा तो पहले कह ही लें। अब इसको कौन ठीक परंपरा मानेगा कि अभी वोट डले नहीं, चुनाव हुए नहीं? इसका मतलब कहीं न कहीं कमजोरी है, हारने का डर है, इसलिए ऊपर जोर जोर से कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम सरकार बना लेंगे। तो ये थोथा चना बाजे घना। ऐसा लग रहा है जी ठीक है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, खास तौर से जो आपके चाहने वाले हैं, जो विरोधी भी हैं, वो भी अंदर खाने ये पूछते हैं कि अगर बीजेपी जीतती है तो शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी एक बार फिर से होगी 3 दिसंबर के बाद। पार्टी जो भी तय करेगी, पार्टी के ऊपर छोड़कर रखा हुआ है आपने सब कुछ। कमलनाथ जी की ओर से लगातार ट्वीट करके अलग अलग जनसभाओं में कहा जा रहा है कि हमारी सरकार बनी तो बहुत सारा औद्योगिकरण हो जाएगा मध्य प्रदेश का। वो बाकायदा पैसों की शीट भी बता रहे हैं कि हम इतने करोड़ का निवेश करवाएंगे मध्य प्रदेश में। 1.25 साल में जो आ रहे थे वो भी रुक गए, कुछ बंद हो गए, क्योंकि केवल लूट मची थी वहां। भरोसा बीजेपी पे, भरोसा बीजेपी पर। औद्योगिक क्षेत्र में और रोजगार को लेकर आपकी ओर से क्या काम किया गया है?
अनेकों काम किए हैं, अलग अलग सेक्टर्स में निवेश आया है। आप देखिए टेक्सटाइल के सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, टूरिज्म के सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में लगातार रोजगार आ रहा है और रोजगार मिल भी रहा है। रोजगार और महंगाई बड़ा मुद्दा होगा। बस आखिरी सवाल फिर हम लोग नीचे रोजगार और महंगाई के मोर्चे पर कहाँ खड़े दिखेंगे शिवराज जी? लगातार रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख नौकरियां भी सरकारी भर्ती, जिनमें 50,000 से ज्यादा भर्ती हो चुकी है, बाकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी योजना बनी है, जहां बच्चे काम भी सीख रहे हैं और काम सीखने के बाद उनको काम परमानेंट जॉब भी मिलता है। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बनी, स्वरोजगार की योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजनाओं के लोन भी लोगों को मिल रहे हैं, जिसकी गारंटी सरकार लेती है, इंटरेस्ट सब्सिडी है। तो लगातार रोजगार जैसे मुद्दों पर भी हम सक्रिय हैं। तो कोई भी मुद्दा पूछो, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी का यही कहना है, चाहे रोजगार हो, महंगाई हो, औद्योगिकरण का मुद्दा हो या फिर महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हर मोर्चे पर बीजेपी ने यहाँ पर कमाल का काम किया है और उसी की बदौलत जनता एक बार फिर से बीजेपी को मध्य प्रदेश में वोट करेगी। आगे बढ़ते हैं, चुनावी सभा में चलते हैं, लोगों से भी करेंगे बातचीत। भारी भीड़ के बीच मुख्यमंत्री जी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बिना सुरक्षा के आप लोगों के बीच चले गए और बहुत सारे अलग ही अंदाज आपका दिखा यहाँ पर भीड़ के बीच। वो हमारे अपने हैं, उनसे बेहतर सुरक्षा और कौन कर सकता है? उनसे तो दिल के रिश्ते हैं। पूरा मामा और भाई का रिश्ता आपने एकदम इमोशनली जोड़ कर रखा हुआ है यहाँ पर। ये दिल से है, ये अपने आप आत्मा जो काम करती है उसके कारण आत्मा जुड़ी हुई है काम ठीक है, मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके साथ चलते हैं। कुछ और सवाल है जिसका जवाब जानने की हम करेंगे कोशिश। देवरी विधानसभा से कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है मुख्यमंत्री की और अब हम सीधे जा रहे हैं टीकमगढ़ जिला। वहां पर टीकमगढ़ शहर में भी उनका प्रचार प्रसार का कार्यक्रम लगा हुआ है, सभा वहां पर करनी है। बेहद जोश के साथ अपने तमाम जितने वहां पर जुटे हुए थे वोटर्स, खासतौर से महिलाएं, उनको लुभाने की कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री जी। और अब हम निकल रहे हैं इस चौपर से अगले पड़ाव की ओर। देवरी विधानसभा में जोरदार भाषण देने के बाद अब हम निकल पड़े हैं टीकमगढ़ की ओर और मुख्यमंत्री जी आपका तो बिल्कुल अलग अंदाज नजर आया भीड़ के बीच में। जोश आ जाता है देखकर। नहीं, जो दिल में है वो बाहर आता है। तो ऐसा नहीं है कि जोश नहीं है। ये मध्य प्रदेश है जिसने सबसे पहला कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी की सजा होगी। मध्य प्रदेश ने किया। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हमारी सरकार है और इस जनता के लिए काम करते हैं। मैं देख रही थी सभाओं में महिलाओं के लिए खासतौर से योजनाओं का आप जिक्र करते हुए 1200, 3000, आगे आने वाले वक्त में 10,000। ऐसा नहीं है कि ये मुफ्त की योजनाएं देकर आप लोग फ्रीबीज को आगे बढ़ा रहे हैं? दो अलग चीजें हैं। एक, मैं ये मानता हूं कि इस धरती के संसाधनों पर बहन और बेटियों का भी हक है। पुरुष प्रधान समाज आज भी है और कई बार छोटी छोटी जरूरत के लिए हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनें परेशान होती है। मन में यह भाव आया कि उनका भी तो कुछ है, तो इन संसाधनों में से उनका हिस्सा आधी आबादी को, उसको भी तो न्याय देना चाहिए और इसलिए आधी आबादी को पूरा न्याय, ये मैंने कहा। और इसलिए उनके खाते में एक निश्चित राशि अगर आप डालेंगे जो उनकी अपनी होगी तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप आश्चर्य करोगे, कई बहनों ने इस राशि से फल और सब्जियां बेचनी शुरू कर दी, सेकंड हैंड सिलाई मशीन ले ली, सिलाई का काम शुरू कर दिया। इस छोटी सी राशि से अलग अलग काम धंधे शुरू कर दिए। कई ने अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, आत्मविश्वास से भर रही है, खरीदी करने निकलती है कि मेरा पैसा मैं लेके जा रही हूँ, वो अवलंबित नहीं है। तो ये मेरी बहनों को न्याय देना है। जो 10,000 की बात की वो आमदनी बढ़ाने की बात की मैंने। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 53 लाख बहनें हमने जोड़ी है, उनमें से 15 लाख की आमदनी 10,000 रुपया महीना से ज्यादा हो गई, मतलब साल में 1 लाख से ज्यादा। उनको हम कहते हैं लखपति दीदी। तो मैं तो हर बहन को लखपति दीदी बनाना चाहता हूँ। लखपति दीदी बनाने का ख्वाब आप दिखा रहे हैं। और तीर्थ योजना को लेकर भी पहले ट्रेन से यात्राएं आप करवाते थे और अब आपने हवाई जहाज के लिए भी ऐलान कर दिया। धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना हवाई जहाज में क्यों ना बैठे, ट्रेन से ले जाएं, हवाई जहाज से ले जाएं। देखिए, एक सपना होता है कि मरने के पहले हम अपने जो देवी देवता हैं या तीर्थ स्थान है वहां एक बार चले जाएं। उस भाव को पूरा करने के लिए हमने तीर्थ यात्रा शुरू की और ट्रेन के साथ हम हवाई जहाज से भी ले जाते हैं। तो इससे बोझ नहीं पड़ेगा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर?
मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने कभी कम नहीं होने दिया। आज हमारा कंपेरेटिवली दूसरे राज्यों से कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें बहुत ज़्यादा है। हम सड़कें बना रहे हैं, हम सिंचाई की योजनाएं बना रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हम स्किल पार्क बना रहे हैं, हम मेट्रो रेल चला रहे हैं, हम विकास के सारे काम कर रहे हैं, सिंचाई की योजनाएं बना रहे हैं, वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ गरीब है और ज़रूरत है वहाँ हम इस तरह की सुविधाएं भी दे रहे हैं। खासतौर से महिलाओं को लेकर एक बड़ा चुटीला अंदाज आपका दिखा जब मंच पर आपने कहा कि टिंकू की, पप्पू की माँ को जो है अब उनके पापा भी बहुत पूछ रहे हैं। क्या है वो अंदाज? ये सच है कि पैसा आत्मविश्वास भी देता है और पैसा इज्जत भी देता है, सम्मान भी देता है। उनके पास अपना है तो सचमुच में कई बहनों ने मुझे बताया कि सास ज्यादा प्रेम से बोलने लगी कि बहू को भी घी चुपड़ के रोटी दो, अब पैसा तो आ रहा है। और पतिदेव के मन में भी एक अलग भाव पैदा हो गया कि कुछ तो इसके पास है। ये फैक्ट है, कड़वा सच है कि पैसा सम्मान भी देता है। नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। अब मैं आ जाती हूँ कुछ और राजनीतिक सवाल पर। इंडिया अलायंस जो बना है और उस पर मैं आऊँ उसके पहले राहुल और प्रियंका की भी बहुत सभाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं, तो उनके आने से कांग्रेस को लगता है माहौल बदलेगा? मुझे लगता है कांग्रेस ने और गांधी परिवार ने दोनों भाई बहनों को झूठ बोलना ही सिखाया है। प्रियंका जी आके कहती है कि यहाँ केवल 3 साल में 27 लोगों को रोजगार मिला। एक बार नहीं, कई बार कह चुकी। अब हम 50,000 से ज्यादा को तो नियुक्ति पत्र भी दे चुके हैं। सिवाय झूठ बोलने के वो कुछ नहीं करते। और मेरा चूंकि जनता से लाइव कांटेक्ट है तो झूठ कैसे चलेगा। जनता भी ये कहती है कि तो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए भाई बहन के आने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पिछले बार जब राहुल जी आए थे तो उनने कहा था 10 दिन में सबका कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल लेंगे। कर्जा माफी नहीं हुआ, मुख्यमंत्री तो बाद में सरकार गिरी, इनने कहा बदला। तो इन पे कोई भरोसा नहीं करता, विश्वसनीयता का संकट है। और कई बार तो अजीबोगरीब बात करते हैं जो अपरिपक्व भी होती है, और इसलिए कौन भरोसा करेगा। राहुल गांधी अपरिपक्व बात करते हैं जो अजीबोगरीब होती है, आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ अपरिपक्व बातें करते हैं कई बार वो, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पर आकर प्रियंका गांधी को भी हम लोगों ने नर्मदा में पूजा पाठ करते देखा। उधर कमलनाथ जी बागेश्वर वाले बाबा को बुलाते हैं, हनुमान जी की मंदिर उनकी ओर से बनवाया गया है, उसका जिक्र करते हैं। तो हिंदुत्व की पिच पर शिवराज जी जो बीजेपी आप लोग चलते हैं वैसा ही वो लोग भी कर रहे हैं। देखिए, हम लोग स्वाभाविक तौर पर ये श्रद्धा और आस्था के विषय हैं। मैं अगर मंदिर जाता हूँ तो बचपन से जाता हूँ, चुनाव देख के मंदिर नहीं जाता। वो लोग जो कभी राम भगवान को काल्पनिक बताते थे, वो लोग जिन्हें एफिडेविट कोर्ट में दिए कि वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए, अब ऐसे सवाल पूछे गए कि 10,000 दशरथ जी के महल में तो 10,000 कमरे थे, राम कहाँ पैदा हुए। अब वो लोग राम नाम की धुन गा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं। ये सब ढोंग है, चुनावी पाखंड है जिसको जनता समझती है। राम मंदिर में अब भगवान जी का रामलला का प्रवेश भी होगा और उसकी तारीख भी आ गई है 22 जनवरी। वो भी चुनावों में लेकर आप लोग जा रहे हैं? हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय गौरव का विषय है। हर भारतवासी प्रफुल्लित है क्योंकि राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान है और राम भारत की पहचान है। बिना राम के देश नहीं जाना जा सकता और इसलिए हर भारतवासी प्रफुल्लित है। और वो 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, 22 जनवरी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा होगी। लोग गदगद और पुलकित है, लेकिन चुनाव से कोई संबंध नहीं है। उसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। एक और सवाल है इंडिया अलायंस को लेकर। 2024 सामने है। पिछली बार हमने देखा था, हालांकि आप लोग 47,000 वोट ज्यादा पाए थे विधानसभा में, 5 सीटें कांग्रेस से पीछे रह गई थी, लेकिन लोकसभा में यहाँ की 29 में से 28 सीटें बीजेपी क्लीन स्वीप कर लेती है। लेकिन अब एक अलायंस बन गया है और आप लोगों की कमियों को खूब गिना रहा है, आक्रामक तौर से प्रचार प्रसार कर रहा है, उसका कितना असर पड़ेगा? ये कोई स्वाभाविक अलायंस नहीं है। डर कर, और डर भी 2 चीजों का, एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का मुकाबला नहीं कर सकते जमीन पे, तो इसलिए घबराए हुए हैं कि सब इकट्ठे हो जाओ। दूसरा डर और है, आमतौर पर नेताओं को यह भरोसा था कि कितना बड़ा पाप कर लें, भ्रष्टाचार कर लें, गलत काम कर लें, आमतौर पर नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। लेकिन पीएम साहब ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा।
तो जिनने गड़बड़ करी उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हो रही हैं, कार्रवाइयां सारी दुनिया में दिखाई दे रही हैं। तो ये दो डर हैं, एक मुकाबला कैसे करें, तो कैसे भी मोदी नहीं चाहिए। मोदी अगर हैं तो भ्रष्टाचारियों को मार डालेंगे, मोदी अगर हैं तो चुनाव नहीं जीतने देंगे। और इसलिए जैसे बाढ़ के भय से, बाढ़ का पानी जब आता है तो एक पेड़ पे कई तरह के जीव जंतु चढ़ जाते हैं, बंदर भी बैठ जाता है, सांप भी लिपट जाता है, आदमी भी बैठा रहता है, लेकिन कोई एक दूसरे को काटता नहीं है क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी है। तो मोदी जी के समर्थन की जो बाढ़ है उससे घबरा के ये एक पेड़ पर चढ़ गए, इंडी गठबंधन इनने बना लिया। लेकिन बाढ़ में बाकी जीव जंतु तो एक दूसरे से लड़ते नहीं है, ये तो बाढ़ के समय भी पेड़ पे बैठे बैठे लड़ रहे हैं। कमलनाथ कहते हैं काय का अखिलेश बखलेश, वो कहते हैं हमको सीटें नहीं दी। मध्य प्रदेश में जदयू भी लड़ रही है, आप भी लड़ रहे हैं, सपा भी लड़ रही है, एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इनकी तो दिल्ली में ही दोस्ती नहीं हुई, राज्यों में भी कुश्ती हो रही, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में भी दोस्ती होगी, क्योंकि स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरा कुछ इधर गिरा। लेकिन यहाँ पर आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं, ईडी सीबीआई विपक्षी नेताओं को चुन चुन कर बीजेपी ने लगाकर परेशान कर दिया है। बिल्कुल डर की वजह से इंडिया अलायंस एक हो गया है, डर की वजह से सारी जांच एजेंसियां लगा दो विपक्षी नेताओं को। मैंने पहले ही कहा कि अगर किसी ने गलत किया है तो बिना भेदभाव के एजेंसीज कार्रवाई करते हैं, इस पे आपत्ति क्यों होना चाहिए। बाकायदा बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं। अब ये हो गया कि गड़बड़ की तो नहीं बचेंगे। अब चलते चलते एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 2018 की गलतियों से बीजेपी ने क्या सीखा और इस बार 2023 में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही हैं? एक तो पिछली बार कांग्रेस भ्रम फैलाने में सफल हो गई थी, कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारों को 4,000 रुपया भत्ता देंगे। लोगों ने इन वादों के कारण कई लोगों ने वोट दे दिया था, लेकिन काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। 1.25 साल में लोगों ने जान लिया कि इन्होंने जो कहा है वो करने वाले नहीं है। दूसरे, पिछली बार 2 अप्रैल की घटना के कारण यहाँ कुछ क्लेश हो गए थे आपस में और उसके कारण जाति संघर्ष हो गए थे, उसका नुकसान भी बीजेपी को हुआ था। अब ऐसी कोई चीज नहीं है, समाज के हर वर्ग के लिए हमने काम किया है, SC हो, ST हो, सामान्य वर्ग हो, पिछड़े हो। और इस समय तो केवल आपने भी देखा जनता की आंखों में केवल प्यार है हम लोगों के लिए, क्योंकि काम किया है। तो अब तक की सबसे बड़ी जीत भाजपा यहाँ हासिल करेगी। आपको नहीं लगता है कि सत्ता विरोधी लहर का सामना आपको करना पड़ेगा और आप दावा कर रहे हैं कि सबसे बड़ी जीत इस बार हासिल करेंगे? मुझे तो जनता की आंखों में स्नेह और प्यार और हाथों में आशीर्वाद दिखाई दे रहा है। चलते चलते थोड़ी सी वो 2-4 लाइनें मैं चाहूंगी। 2005 में जब आपको मुख्यमंत्री बनाया गया था तो आपको कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री की ओर से इसके बारे में सूचना मिली थी और टीवी पे चल रहा था, वो क्या किस्सा है, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा भूपेंद्र हुड्डा जी और मैं दिल्ली में 14 पंडित पंत मार्ग पे हम लोग रहते थे, 7 और 9 नंबर के बंगले में, बगल बगल में बंगले थे। पहले वो मुख्यमंत्री बन गए, पहले हम दोनों सांसद थे, लेकिन बंगला उनने खाली नहीं किया था। कुछ दिनों के बाद मैं 7 नंबर में था, वो 9 नंबर में थे। अचानक उन्होंने दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला तो सामने हुड्डा जी खड़े थे और उन्होंने कहा बधाई हो, आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि तब तक टीवी में पट्टी चल गई थी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो पहली सूचना मुझे हुड्डा जी ने दी थी, क्योंकि मैं उस समय सो गया था दोपहर में। उस दिन ऐसे कभी सोता नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली में उस दिन सो गया था। तो हुड्डा जी और उनकी श्रीमती जी ने सबसे पहले मुझे बधाई दी थी। मतलब कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने बीजेपी के होने वाले दूसरे मुख्यमंत्री को सबसे पहले सूचना भी दी, बधाई भी दी। सबसे पहले बधाई उन्होंने दी। सबसे पहले उन्होंने बधाई दी। चलिए अब चलते चलते आप अलग अलग हिस्सों में मैंने देखा है 2 लाइनें गुनगुनाते हुए समापन करेंगे। बहुत जगह हमने देखा है कि आप भजन कीर्तन करते, अपने ही अंदाज में मुख्यमंत्री जी नजर आते हैं। अब जब चुनाव का वक्त है तो कौन सा गाना दिमाग में आ रहा है? हेलीकॉप्टर के शोर में है बहुत कठिन, लेकिन एक ही गाना मुझे, वैसे तो कई प्यारे हैं, लेकिन एक गाना बहुत प्यारा लगता है। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर,
आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ और आम लोगों को लुभाने के लिए बहुत सारी योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री जी चुनावी मैदान में हैं। देखना दिलचस्प होगा जो दावा उनकी ओर से किया जा रहा है कि सबसे बड़ी जीत इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में दर्ज करने जा रही है। उनके दावे में कितना दम है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। शिवराज सिंह चौहान आ चुके हैं इस वक्त टीकमगढ़ में। यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पब्लिक की रैली है यहाँ पर और वो इंतजार कर रही है। फिलहाल यहाँ पर हमारा सफर खत्म होता है क्योंकि दिन भर का उनका कार्यक्रम है। रात में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वो रुक भी रहे हैं और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब उनकी ओर से ये जो ताबड़तोड़ मेहनत की जा रही है अलग अलग हिस्सों में जाकर और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके दम पर शिवराज सिंह चौहान क्या एक बार फिर से कमान संभालेंगे? जो दावा उनकी ओर से किया जा रहा है इस पर रहेगी आज तक की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन नासिर खान और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, मध्य प्रदेश आज तक।